हेलो दोस्तों, माई टिफिन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शाहरुख शेख। उम्मीद है आप तमाम लोग बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। सीडीपी की इस सीरीज़ में हमने अब तक बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि सीटेट के सिलेबस में 3 थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे, लिव वाइगोस्की और लॉरेंस कोलबर्ग। तो आज के इस वीडियो में हम कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट ये थ्योरी देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। जिस तरीके से हमने देखे थे कि बच्चे के डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन्स होते हैं। एक होती है फिजिकल, एक होती है कॉग्निटिव, एक होती है सोशल, एक होती है मॉरल। तो हमने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें दो थेरीज इससे पहले पढ़ ली है। सबसे पहली थेरी थी जीन प्याजे की और दूसरी थेरी थी लाइव वाइगोस्की की। इनका अपना अपना कहना था कि किस किस तरीके से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब हम देखेंगे मॉरल डेवलपमेंट, और ये थ्योरी दिए थे कोलबर्ग ने। ये थ्योरी दिए थे कोलबर्ग ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। अब बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे इस थ्योरी में। अब मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर एक और साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था, जो थे हमारे जीन प्याजे। सर जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी काम किए थे और यहाँ पर भी काम किए थे। हाँ, जीन प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट में भी काम किए थे। और इन्होंने जो काम किए थे, जो थ्योरीज दिए थे, वो लॉरेंस कोलबर्ग के पहले दिए थे। तो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को जो है उसका जो बेस बनाया था, जो आधार बनाया था, वो प्याजे की थ्योरी को बनाया था। प्याजे की जो मॉरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी है उसको आधार बनाकर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसे कहा था उन्होंने कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। तो अगर कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लॉरेंस कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है जीन प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पर। ओके, अब हम कोलबर्ग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मॉरल डेवलपमेंट कहते किसको है। मॉरल डेवलपमेंट कहते किसको है, हमें यही पता नहीं होगा तो फिर ये थ्योरी पढ़कर कुछ फायदा नहीं है। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज करना सही है और कौन सी चीज गलत है, इस बात में फर्क पता होना। ठीक है, राइट और रॉन्ग, इस बारे में फर्क पता होना, यह है मॉरल। और बगैर मॉरल्स के तो फिर कोई इंसान इंसान ही नहीं रहेगा, जिसके जो मन में आएगा वो करेगा। तो हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस देता हूँ, कुछ सिचुएशंस देता हूँ और आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन आपके सामने ये है कि आप एक ग्राउंड पर गए। ग्राउंड पर जाने के बाद में आपको एक फोन दिखा, एक फोन दिखाई दिया जो वहां पर पड़ा हुआ था। बहुत ही कीमती फोन था, आईफोन था। तो आप उस फोन का क्या करेंगे, आप उस फोन का क्या करेंगे? उस फोन को आप ले जाकर वहां पर कोई जिम्मेदार इंसान रहेगा तो उसके पास में देंगे, यह है राइट। और अगर कभी आपने वो फोन को लेकर रख लिए तो यह है रॉन्ग। तो इस सिचुएशन में आपको राइट और रॉन्ग का पता होना चाहिए, यह है आपका मॉरल डेवलपमेंट। और इस सिचुएशन के अंदर आप एक डिसीजन के ऊपर पहुंचे और वो डिसीजन था आपका फोन को एक जिम्मेदार इंसान के पास में वापस करना। तो ये चीज है आपकी मॉरल रीजनिंग। तो गोलबर्ग ने कहा था कि बच्चा क्या डिसीजन के ऊपर पहुंचता है इससे हमें इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए बच्चे ने रीजन क्या लगाया, बच्चे ने रीजन क्या लगाया, उसके ऊपर से इन्होंने इनकी पूरी थ्योरी दिए थे। अब ये थ्योरी पढ़ने से पहले हमें कुछ की कंसेप्ट है जो देखना जरूरी है, जो हमें आगे काम में आएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म। अब मॉरल रियलिज्म कहते किसको है? मॉरल रियलिज्म का कहने का मतलब ऐसा है, ये कंसेप्ट का मतलब ऐसा होता है कि कुछ मॉरल कानून होते हैं जिनको फॉलो करना सबको जरूरी है, जिनको फॉलो करना सबको जरूरी है। कोई भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में हम इसे तोड़ नहीं सकते। जैसे ट्रैफिक का कानून है, ट्रैफिक का कानून है कि जब रेड लाइट रहेंगे तो हम वहां से नहीं जाएंगे, गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे। ये है कानून और किसी भी हालत के अंदर वो कानून नहीं टूटेगा। ये है मॉरल रियलिज्म।
अब दूसरा कंसेप्ट है मॉरल कोऑपरेशन। दूसरा कंसेप्ट क्या है? मॉरल कोऑपरेशन। मॉरल कोऑपरेशन किसको कहेंगे? कि जो कानून बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं उसे हम किसी अच्छे कॉज के लिए अमेंड कर सकते, बदल सकते। जिस तरीके से कानून बना हुआ है कि रेड लाइट के ऊपर हम रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते, हमारी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, सिग्नल नहीं तोड़ सकते, यह कानून है। मगर एक एम्बुलेंस है जो एक पेशेंट को लेकर जा रही है, तो उसे ये इजाजत है कि लाइट रेड होने के बाद में भी वो सिग्नल तोड़कर जा सकती है। तो एक ग्रेटर गुड के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए वो कानून को बदला जा सकता है। इसे कहा जाता है मॉरल कोऑपरेशन। अब मॉरल डिलेमा किसको कहते हैं? मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा किस चीज को कहा जाता है? मॉरल डिलेमा का मतलब होता है सच, ये सही और गलत में से जो हमें चुनना पड़ता है, तो ये एक दुविधा है। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, इसमें से क्या चुनना, ये किसकी जो दुविधा है उसको कहा जाता है मॉरल डिलेमा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ट्रेन का, ट्रॉली का, ट्रेन ट्रॉली का। आप समझो कि ये एक ट्रेन है, एक ट्रेन यहाँ से आने वाली है और ये ट्रेन की पटरी है। अब यहाँ पर 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। 1 2 3, ये 4 और ये 5। और आप यहाँ पर खड़े हो और आपके पास में एक लीवर है और यहाँ से ट्रेन की दूसरी पटरी है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है। अब ट्रेन को अगर कभी सीधा सीधा आएंगी तो ये पांचों के पांचों लोग मरने वाले हैं। मगर अगर कभी आपने ये लीवर खींच दिए तो ये ट्रेन का रास्ता यहाँ से पलट जाएगा और यहाँ पर जो एक इंसान है इसकी मौत हो जाएगी, मगर ये पांचों की जिंदगी बच जाएंगी। अब आपके हाथ में है डिसीजन लेना। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये पांचों के पांचों जाएंगे, और अगर कभी आप कुछ डिसीजन लोगे, लीवर खींचोगे, तो ये पांचों की लाइफ तो बच जाएगी, मगर ये इंसान है इसकी लाइफ चली जाएंगी। तो अभी आप यहाँ पर दुविधा में हो कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, ये करूं या ये करूं। तो इसे कहा जाता है मॉरल डिलेमा। अब चौथी चीज होती है मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन के अंदर जब आपको दो बातों में से एक बात चुननी होती है, तो उसमें आप जो रीजनिंग लगाते हो उसे कहा जाता है मॉरल रीजनिंग। अब इस सिचुएशन में आप डिसीजन पर पहुंचने के लिए जो कोई भी रीजन लगाओगे उसे कहा जाएगा मॉरल रीजनिंग। डिसीजन से मतलब नहीं है कि आपने क्या लिए या क्या नहीं लिए, बल्कि उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए आपने जो रीजन लगाए, जो वजह बताई, उसे कहा जाता है मॉरल रीजनिंग। अब इसी तरीके से जो हमारे कोलबर्ग थे, उन्होंने एक सिचुएशन दी थी, एक्सपेरिमेंट किया था कुछ बच्चों पर। कुछ बच्चों पर 72 या 70 बच्चे थे, उन्होंने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने उनको एक डिलेमा दिया था, एक मॉरल डिलेमा दिया था, एक सिचुएशन दिया था जिसे कहा जाता है हांस डिलेमा। हांस डिलेमा। अब उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, एक काल्पनिक स्टोरी बच्चों को, कि हांस नाम का एक व्यक्ति है। हांस नाम का एक व्यक्ति है और उसकी एक बीवी है। वो उसकी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसकी बीवी को एक जानलेवा बीमारी हो गई और उसकी बीवी को उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब डॉक्टर्स ने उसको कहा कि अगर आपको आपकी बीवी की जान बचाना है तो एक ड्रग है जो आपको लेकर आना पड़ेगा, जो आज तक कहीं पर भी बना नहीं, अभी बस तुरंत ही मैन्युफैक्चर हुआ है और वो ये स्टोर पर मिलता है। आप उस स्टोर के ऊपर जाओ और वो ड्रग लेकर आओ। अगर आपने वो ड्रग, वो दवाई लेकर नहीं आई तो आपकी बीवी की जान चली जाएगी। अब वो उस दवाई की दुकान पर जाता है, उसको कहता है कि भाई मुझे ये दवाई दे दे। तो वो उसको बताता है कि भाई ये दवाई को बनाने के अंदर मेरा बहुत खर्चा हुआ, मैं इससे प्रॉफिट बनाना चाहूंगा, तो मैं इसके तुमको 20 लाख रुपए मांगू। वो उससे 20 लाख रुपए मांगता है। $2000 कहा गया था उस थ्योरी के अंदर, अपन उसको 20 लाख रुपए पकड़ेंगे कि 20 लाख रुपए मांगता है। मगर उसके पास में इतने पैसे रहते नहीं। अब वो कितना भी उसने कोशिश कर लिया, इधर उधर से जमा करके लेकर आया। हांस ने तो सिर्फ आधे पैसे जमा कर पाता। मगर वो जो ड्रग स्टोर का जो मालक रहता उसको कहता कि जब तक तुम पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं वो दवाई आपको नहीं दे सकता। तो इस सिचुएशन में हांस क्या करेगा? इस सिचुएशन में हांस को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपनी बीवी को मरने देना चाहिए? क्या उसे चोरी कर लेनी चाहिए
ताकि वो उसकी बीवी को बचा सके। अब उसके पास में ये दो सिचुएशन है कि वो चोरी करे या अपनी बीवी को मरने दे। तो फिर इसी पर से बच्चों ने जो अलग अलग तरीके के जवाब दिए थे, तो जवाब देने के पीछे उन्होंने रीजनिंग लगाए थे। एक बच्चे ने मतलब किसी ने कहा कि हांस को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि जो ड्रग स्टोर का जो मैनेजर है वो बहुत लालची है और उसके अपनी बीवी की जान बचाने के लिए वो चोरी कर लेनी चाहिए। तो उसने उसके पीछे जो रीजनिंग लगाया था। एक ने कहा था कि नहीं, चोरी करना बहुत बुरी बात है, हांस को चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर एक बच्चे ने दूसरी रीजनिंग लगाया था कि चोरी नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग उनकी रीजनिंग लगाया और रीजनिंग लगाने के बाद में वहां पर उन्होंने उनका डिसीजन बताया। तो हमें जो फाइनल डिसीजन जो हुआ, फाइनल जो नतीजा निकला, वो हांस ने चोरी की या नहीं की, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इससे है कि वहां पर रीजनिंग क्या लग रही है। अब उस रीजनिंग की बेसिस पर कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे मॉरल डेवलपमेंट के। अब कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट शुरू होता है। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए थे। कितने लेवल दिए थे? 3। और 6 स्टेजेस दी थी। स्टेजेस कितनी दी थी? 6 स्टेजेस। ये याद रखना, 3 लेवल और 6 स्टेजेस। अब सर 3 लेवल और 6 स्टेजेस ये कैसे दिए थे कि हर लेवल के अंदर 2 स्टेज रहती है। हर लेवल में 2 स्टेजेस रहती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर कि कोलबर्ग्स के मॉरल डेवलपमेंट में कितनी लेवल और कितने स्टेजेस होते हैं। फिर ऑप्शन आएगा कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस होती है। फिर ऑप्शन आएगा कि 6 लेवल 3 स्टेजेस होती है, 2 लेवल 4 स्टेजेस होती है और 4 लेवल 2 स्टेजेस होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें 3 लेवल रहते और 6 स्टेजेस रहती। अब इस तरीके से रहती कि ऐसे समझो आप, 3 लेवल 6 स्टेजेस रहती है कि ये है पहली लेवल, ये है दूसरी लेवल और ये है तीसरी लेवल। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। और हर लेवल के अंदर 2 स्टेज है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो 3 लेवल हो गई और 6 स्टेजेस हो गई। ओके, तो हम इसको पढ़ते हुए लेवल 11 कहते हैं 1 2, और इसको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। इसी तरीके से 3 लेवल और 6 स्टेजेस हो गए। अब ये कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया कि कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में कितने लेवल है और कितने स्टेजेस है। इसको भूल कर भी गलत मत करना, वरना ये सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे गलत कर कर आ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके तीनों लेवल देखेंगे कि कौन से हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। क्या है? प्री कन्वेंशनल। ओके सर, प्री कन्वेंशनल। दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल है कन्वेंशनल। और तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसे याद रखने में आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। पहली लेवल प्री कन्वेंशनल, दूसरी लेवल कन्वेंशनल और तीसरी लेवल पोस्ट कन्वेंशनल। ये है पहली लेवल, ये है दूसरी लेवल और ये है थर्ड लेवल। ओके, अब पहली लेवल में जो बच्ची की एज रहेंगी वो रहेंगी 4 साल से 10 साल तक। दूसरी लेवल के अंदर बच्चे की रहेंगी 10 साल से 13 साल तक। और तीसरे में जो बच्चा रहेगा वो रहेगा 13 से अबोव का। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी लेवल के अंदर जाने के बाद में बच्चों को ये बातें समझ में आएंगी या फिर सिर्फ इन्हीं में ये रहता है। यहाँ से ये शुरू हो जाती है ये लेवल, उसके बाद में बच्चा कितना भी बड़ा हो उसके बाद में उस तक रहती है। तो ये प्री कन्वेंशनल के अंदर 2 स्टेजेस होती है। तो पहली स्टेज और एक दूसरी स्टेज। इसी तरीके से इसमें तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, इसी तरीके से इसमें एक 5वीं स्टेज और 6ठी स्टेज।
ये पूरा मैं आपको मैप बनाकर बता रहा हूँ, बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये चार्ट जो है जैसा का वैसा तुमने उतार लेना। तो जो पहली लेवल है इसके अंदर जो दो स्टेजेस होती है, इसमें जो बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट रहता है या फिर बच्चे की जो नैतिकता रहती है, ये सिर्फ इस चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कोई मुझे पनिश करेगा या फिर कोई मुझे रिवॉर्ड देगा। पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम रहता है इस लेवल के अंदर। किसमें? प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर। बच्चा इस बात से डरता है कि अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, या फिर इस बात की फिराक में रहता है कि अगर कभी मैंने कोई काम कर लिया तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा। तो इसके अंदर जो पहली स्टेज है उसे कहा जाता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब इस स्टेज में जाने के बाद में जो बच्चा है वो सिर्फ इस बात की फिक्र करेगा कि मैं कोई गलती ना करूं। गलती क्यों ना करूं? क्योंकि अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। सिर्फ सजा का, पनिशमेंट का डर रहता है बच्चे को इस स्टेज में। ओके, इसका एग्जाम्पल ये है कि क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे थे, टीचर ने बच्चों को कहा कि आप सबको साइलेंटली, खामोश, अदब से बैठना है। जो बच्चा मस्ती करेगा, आवाज करेगा, शरारत करेगा, मैं उसको पनिश करूंगा, मैं उसको सजा दूंगा। तो जो बच्चे हैं वो खामोश इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें सजा से डर लगता है। बच्चे खामोश इसलिए बैठे क्योंकि उन्हें सजा से डर लगता है। तो ये कौन सी स्टेज हुई? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब दूसरी आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें बच्चा कोई भी काम इसलिए करेगा क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद होती है कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे इनाम मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अब एक बच्ची अपने घर पर किचन में काम करते हुए अपनी मम्मी की हेल्प करती है, अपनी मम्मी की हेल्प करती है। तो वो इसलिए करती है क्योंकि मम्मी उसके बदले में उसे चॉकलेट देंगे, उसके बदले में उसे चॉकलेट देंगे। इसीलिए यहाँ पर ये काम होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का। और इस स्टेज में बच्चे में टिट फॉर टैट मेंटेलिटी भी आती है। क्या आती है? टिट फॉर टैट मेंटेलिटी। मतलब जैसे को तैसा, तुम मेरे साथ में जैसा करेंगे मैं तुम्हारे साथ में वैसा ही करूंगा। स्कूल के ग्राउंड में दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे, आप टीचर हो, आप वहां पर गए, फिर वहां पर आपने जाने के बाद में पूछा कि क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो फिर एक बच्चा ने बोला कि सर इसने पहले मुझे मुक्का मारा तो अब मैं भी इसे मुक्का मारूंगा। तो ये बच्चे किस स्टेज में है? टिट फॉर टैट मेंटेलिटी में। मतलब तुम मेरे साथ में जैसा व्यवहार करोगे मैं भी तुम्हारे साथ में वैसा व्यवहार करूंगा। और इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं? रिवॉर्ड की उम्मीद रखते हैं या फिर रिवॉर्ड उनको मोटिवेट करता है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि मेरी बुक कंप्लीट कर दे, ये मेरी बुक है स्कूल की, ये मेरी बुक कंप्लीट कर दे। तो बोलेंगे मैं तुम्हारी बुक कंप्लीट कर दूंगा मगर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है? फिर वो बोलेंगे कि हम तेरे को चॉकलेट देंगे। व्हाट्स इन इट फॉर मी, इस काम में मेरे लिए क्या है? इस तरीके से बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट ये प्री कन्वेंशनल लेवल पर होता है। पहले इसमें क्या है? बच्चा पनिशमेंट से डरता है, और दूसरी स्टेज में बच्चा टिट फॉर टैट मेंटेलिटी रखता है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जैसा, मतलब लेना देना, तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, और रिवॉर्ड की उम्मीद रखना। ठीक है। अब जो दूसरा लेवल है हमारा वो है कन्वेंशनल लेवल। इसमें 10 से 13 साल की उम्र के बच्चे रहते हैं, और इसमें एंट्री होती है सोसाइटी की। इसमें एंट्री होती है सोसाइटी की। इस स्टेज में बच्चा सिर्फ अपने खुद के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे को खुद को सजा मिलेंगी, फिर वो सोच रहा था कि मेरे साथ में जैसा होगा मैं दूसरों के साथ में भी वैसा ही करूंगा। मगर यहाँ पर बच्चा सोसाइटी के बारे में सोचता है और सोशल कंस्ट्रक्ट को सोचते हुए अपने डिसीजन और अपने फैसले लेता है। तो इसमें जो तीसरी स्टेज है
कन्वेंशनल के अंदर मतलब पहली वाली आएंगी वो है गुड बॉय गुड गर्ल मेंटेलिटी। गुड बॉय गुड गर्ल, इसमें इंसान या फिर इसमें बच्चा कोई भी काम करेगा तो वो ये सोचकर करेगा कि मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि ये कितना अच्छा बच्चा है करके। अब घर के अंदर ये अगर कभी अपनी मम्मी की हेल्प करता है तो इसे उम्मीद रहेंगी कि मैं हेल्प इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे मम्मी ने कहना चाहिए कि ये कितना अच्छा बच्चा है। मैं स्कूल के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे टीचर्स ने कहना चाहिए कि ये कितना अच्छा बच्चा है। तो इसमें क्या रहता है, गुड बॉय गुड गर्ल मेंटेलिटी रहती है। बच्चा ये सोचता है कि मैं कोई भी काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों से ये सुनना है कि मैं कितना अच्छा लड़का या मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। अब इसके अंदर जो चौथी स्टेज है उसमें आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तीसरी स्टेज में वो कोई काम इसलिए कर रहा था घर पर, अपनी मम्मी की हेल्प इसलिए कर रहा था या अपनी मम्मी की हेल्प इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे ये सुनना था कि वो एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की है। मगर इस चौथी स्टेज में आकर उन्हें ये समझ में आता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं इसके कुछ कानून हैं और वो हमें फॉलो करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि इस ट्रैफिक के ऊपर एक रेड सिग्नल है तो रेड सिग्नल के ऊपर अपन आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं जा सकते। ये सोसाइटी का नियम है, ये सोसाइटी का कानून है। इस चीज के अंदर बच्चे इस कानून को ये सोचकर फॉलो करते क्योंकि ये कानून है इसलिए इसे फॉलो करना चाहिए। पुलिस का डर तो बैक ऑफ माइंड रहता है मगर वो प्राइमरी फैक्टर नहीं रहता कानून को फॉलो करने के लिए। कानून को वो फॉलो इसलिए करते क्योंकि ये कानून है, बस इसको फॉलो करो। तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है वो बच्चे में आता है कन्वेंशन स्टेज में, कन्वेंशनल लेवल पे। ओके, अब हमको समझ में आ गया कि कन्वेंशनल लेवल के अंदर क्या क्या होगा। गुड बॉय गुड गर्ल मेंटेलिटी बच्चे में आएंगी। वो कोई भी काम इसलिए करेगा क्योंकि उसे अप्रूवल चाहिए रहेगा, उसे अप्रूवल चाहिए रहेगा। और फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, वो जो कानून है जो लॉज है उसको फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, उसको किसी का डर है नहीं, वो फॉलो इसलिए करेगा क्योंकि उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वह सोसाइटी के कानून है ये सोचकर वो फॉलो करेगा। अब उसके अंदर जो पोस्ट कन्वेंशनल है इसमें आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में आने के बाद में बच्चे को ये समझ में आता है, जब वो एडोलेसेंट मतलब एडल्ट हो जाता है तो जब इंसान को ये समझ में आता है कि ये सोसाइटी के जो कानून है वो हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होते, हर किसी पर अप्लाई नहीं होते और इन कानून को बदला भी जा सकता है। यहाँ पर वो ये नहीं सोचता कि ये कानून को बदला जा सकता, वो सोचता है कि कानून है बस फॉलो करो। यहाँ पर वो क्वेश्चन करता है कि ये कानून है, इसमें ये फ्लॉ है तो इसको बदलना पड़ेगा। ये बात उसको समझ में आती है और ये भी समझ में आती है कि कानून सब पर अप्लाई नहीं होते। फिर वही एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको ट्रैफिक सिग्नल का। रेड सिग्नल है मगर आप वहां से अपनी बाइक लेकर नहीं जा सकते, मगर एक एम्बुलेंस वो सिग्नल तोड़कर जा सकती है। क्यों जा सकती है, क्योंकि वो एक ग्रेटर गुड के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए उसे ये सुविधा दी गई है कि वो कानून तोड़ सके। अब हमारे डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट ने कानून बनाया। अब वो कानून जो है ग्राउंड पर आने के बाद में लोगों को तकलीफ देगा तो तमाम लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे उस कानून को बदलने के लिए। तो ये जो डेवलपमेंट है इंसान में कब आता है, ये आता है पांचवी स्टेज में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, जिसे कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और ज़्यादातर लोग बस यहीं पर ही आकर रुक जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका मॉरल डेवलपमेंट इस तरीके का हो पाता है कि वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जाए। अब जो 6 नंबर का है, 6 नंबर की स्टेज है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। इस स्टेज में इंसान अपने खुद के अंदर अपनी मॉरल वैल्यूज डेवलप करता है और उन वैल्यूज को
ऊपर रखने के लिए उन वैल्यूज में वो इतना बिलीव करता है कि अगर उन्हें अपहोल्ड करते हुए उसकी खुद की जान भी चली जाए तो वो उसकी फिक्र नहीं करता। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। और अपने वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए, जैसा अगर आप किसी बैंक में हो और बैंक में रॉबरी हो गई, तो वहाँ पर एक इंसान है, उसकी वैल्यू है कि मुझे इनोसेंट की मदद करना है, तो उसकी जान भी चली जाएंगी मगर वो वहाँ पर लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा। ये होता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, अब आप इस तमाम चीज़ों को अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो, ये पूरे चार्ट को। 3 लेवल होती है, पहली है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरी है कन्वेंशनल लेवल, तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहली लेवल 4 से 10 साल तक चलेंगी, दूसरी 10 से 3 साल तक चलेंगी, तीसरी 13 साल तक चलेंगी, 13 साल के ऊपर चलेंगी। पहली लेवल में 2 स्टेजेस आएंगे, पहले ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जिसमें बच्चा पनिशमेंट से डरेगा और रिवॉर्ड की उम्मीद रखेगा। दूसरी इसमें रिवॉर्ड की उम्मीद रखेगा। टिट फॉर टैट मेंटेलिटी, मैं तुम्हारी बुक इसलिए कंप्लीट कर दूं क्योंकि तुम मुझे चॉकलेट दोगे, मैं इससे मुक्का इसलिए मारूंगा कि इसने मुझे मुक्का मारा है। तो ये है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल लेवल के अंदर गुड बॉय गुड गर्ल मेंटेलिटी आती है, और फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आता है। फिर हम तीसरे लेवल के ऊपर बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि कुछ कानून को बदलने की जरूरत है, तो उन्हें बदला भी जा सकता है। और छठे लेवल के छठी स्टेज के अंदर इंसान अपने खुद के अंदर मॉरल वैल्यूज, मॉरल प्रिंसिपल्स डेवलप करता है और उसे अपहोल्ड करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। और ये बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं। ओके, ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई। मैं आपको एक निमोनिक डिवाइस भी देता हूँ इसको याद करने के लिए, अगर कभी आपको इसको याद करना है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कन्वेंशनल लेवल के अंदर जाने के बाद में सोसाइटी की एंट्री होती है, सोसाइटी की एंट्री होती है। आप इसको अब इस तरीके से याद रख सकते हैं, इस तरीके से याद रख सकते कि जो पहली जो लेवल है उसमें 2 स्टेजेस है, तो उनको याद रखने का तरीका है PR। क्या है? PR। PR, अब आप देखते हैं बहुत सारे लोग अपना PR कराते, हाँ, जिसे पब्लिक रिलेशंस, कि भाई मेरी इमेज को अच्छा करो, ये करो। तो आपको ये यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, क्या है? PR। P फॉर पनिशमेंट, R फॉर रिवॉर्ड। पनिशमेंट आपको बोले तो आपको याद आने को ना ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बच्चा सजा से डरेगा, तो ये पहली स्टेज है। R से रिवॉर्ड बोले तो आपको दूसरी स्टेज याद आने को ना एक्सचेंज, बच्चा किसी भी काम को जब करेगा जब उससे रिवॉर्ड में कुछ मिलेगा। ठीक है, PR आपने याद कर लिए, तो फिर आपको यहाँ पर याद रखना है GL। सर हमें GL याद नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, गर्ल। आप बीच में का IR निकाल देना, और GL। G से गुड बॉय गुड गर्ल, और L से लॉ एंड ऑर्डर। गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर। याली स्टेज में बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल वाली मेंटेलिटी में रहेगा, अप्रूवल की तलाश में रहेगा कि लोगों ने मेरे को अच्छा बोलने को होना। और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बच्चा जो सोसाइटी के कानून है उनको कबूल करेगा और उनको फॉलो करेगा। वो ये क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि ये कानून सही है या गलत है, या इसे बदला भी जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, बस कानून है तो है, मुझे फॉलो करना है। अब जो तीसरी लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, उस पर आपको याद रखना है SUV। वी को छोटा लिखना। SUV का मतलब होता है जो गाड़ियां आती ना, SUV गाड़ियां आती, जैसे अपने नेक्सॉन वगैरह, ये जो 4 व्हीलर गाड़ियां आती, SUV स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स कहा जाता है जिनको, स्पोर्ट गाड़ियां जो आती, तो SUV याद रखना। तो ऐसे याद रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब जो समाज के कानून है अगर वो गलत है तो उसे हम बदल भी सकते हैं। समाज के जो कानून है वो सब पर अप्लाई नहीं होते, एक अच्छे कॉज के लिए उनको बाईपास भी किया जा सकता है। और है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, उसे याद रखना, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, जिससे इंसान अपने खुद के अंदर खुद की वैल्यूज को डेवलप करता है, मॉरल वैल्यूज को, और उन्हें अपहेल्ड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ओके, एक बार फिर से, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, 4 से 10 साल, 10 से 13 साल, 13 साल, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज, PR, उसके बाद में ये GL और ये SU। सर आप बार बार क्यों बता रहे हैं हमको? क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट अगर आपने कर लिए तो आपका कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट हो गया, और ये चार्ट आपने नहीं करे तो फिर आपका पूरा काम खत्म हो गया।
कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो ठीक है, आपने ये नोट डाउन कर लिए। अब इसके बाद में जो कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट था, जो कोलबर्ग ने ये थ्योरी दिए थे, तो ये थ्योरी देने के बाद में उनके कुछ क्रिटिसिज्म हुए थे, उसमें से तीन जो क्रिटिसिज्म थे वो बहुत मेन थे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म उनका ये हुआ था, उनकी एक स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन करके, अब हम इसकी क्रिटिसिज्म देख रहे हैं कि क्या क्या आलोचनाएं हुई। तो जो कैरल गिलिगन थी, ये इन्हीं की एक स्टूडेंट थी, और उसका कहना था कि ये जो थ्योरी है ये जेंडर बायस थ्योरी है, क्योंकि इसके अंदर जो फीमेल ओपिनियन है या फिर फीमेल पार्टिसिपेशन जो था वो नहीं लिया गया था। फीमेल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जिन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें सिर्फ लड़के थे, लड़कियां नहीं थी। ये इनका कहना था कैरल गिलिगन का। और दूसरा इनका था क्रिटिसिज्म कि ये तमाम कल्चर में अप्लाई नहीं होंगी, ऑल कल्चर अप्लाई नहीं होंगी तमाम कल्चर के लिए। किसी कल्चर के अंदर ये अप्लाई हो जाएंगी, किसी कल्चर के अंदर अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि तमाम कल्चर अलग अलग रहेंगे, तो वहां पर इसको अप्लाई करना मुश्किल है। और इनका तीसरा था कि जो इन्होंने सिचुएशन दिए थे, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन्होंने प्रेजेंट करे थे। क्या? हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जो हांस डिलेमा दिए थे इन्होंने, उसकी बीवी हॉस्पिटल में रहती है, उसे दवाई की जरूरत रहती है, वो दवाई बहुत महंगी होती है, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस थी जो रियल लाइफ में काम नहीं आएंगी, ऐसा इनके क्रिटिक्स का कहना था। ओके, अब इनकी क्रिटिसिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैरल गिलिगन का नाम याद रखना, इनका नाम भी पूछ लिया जाता, और इनका जो क्रिटिसिज्म है कि ये जेंडर बायस थ्योरी है, ये भी पूछ लिया जाता है। अब ये जो थ्योरी है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना जरूरी है। ये थ्योरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारे लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रहती, मतलब खुसूसियात जो रहती, फीचर्स रहते, वो पहले पढ़ाते उसके बाद में थ्योरी पढ़ाते, मगर मैंने उल्टा किया, मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद में इसके फीचर्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आपको तमाम चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सबसे पहला जो फीचर है ये थ्योरी का, तो उनका कहना है कि ये जो तमाम स्टेजेस है, इसके अंदर से हम कोई भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते, कैन नॉट स्किप एनी स्टेज। ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा जो अभी मॉरल डेवलपमेंट के प्री कन्वेंशनल लेवल के ऊपर है, फिर वो कन्वेंशनल लेवल को स्किप करके डायरेक्ट पोस्ट कन्वेंशनल में उड़ी मार देगा, ऐसा नहीं होगा। फिर ये एक स्पेसिफिक पैटर्न से ही जाएगा, स्पेसिफिक पाथ से ही जाएगा, मतलब पहले प्री कन्वेंशनल में आए, फिर उसके बाद में कन्वेंशनल में, फिर पोस्ट कन्वेंशनल में, ऐसे ही जाएगा। और उन्होंने कहा था इस थ्योरी के अंदर ये बात याद रखना कि जो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग होती है, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग ये मॉरल रीजनिंग से अलग रहेंगी, नॉट इक्वल्स टू मॉरल रीजनिंग। बच्चा एक नतीजे पर पहुंचने के लिए जो रीजन लगाएगा, वो मॉरल जो रीजन रहेंगे उसके वो अलग रहेंगे इंटेलेक्चुअल रीजन से। इंटेलेक्चुअल रीजन मतलब अब इधर से वो ट्रेन जा रही है, ये पटरी पर 5 लोग है, ये पटरी पर एक इंसान है। इंटेलेक्चुअल रीजन ये रहेगा कि भाई जो 5 जो है वो बड़ा होता है, एक जो है वो छोटा होता है, तो छोटे को खत्म कर दो, 5 को बचा लो, ये इंटेलेक्चुअल रीजनिंग रहेंगी। मगर मॉरल रीजनिंग के अंदर बहुत सारे इफेक्ट आएंगे। ये आएगा, लीवर खींचने वाला सोचेगा कि अगर कभी ये 5 की डेथ होती है तो ये उनकी वजह से होंगी, मगर ये जो एक की डेथ होंगी ये मेरे लीवर खींचने की वजह से होंगी। फिर उसके बाद में ये 5 का उससे कोई रिलेशन है या नहीं है, उसका एक का रिलेशन है या नहीं है, ये तमाम बातें मॉरल रीजनिंग के अंदर आएंगी। तो मॉरल रीजनिंग और इंटेलेक्चुअल रीजनिंग अलग अलग होती है। और जो मॉरल डेवलपमेंट होती है, मॉरल डेवलपमेंट ये डिपेंड करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का जहनी विकास होगा, उसके बाद उसका मॉरल विकास होगा। अब एक बच्चे का जो मानसिक संतुलन है या फिर जो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से हुआ नहीं,
तो हम उसके मॉरल डेवलपमेंट की उम्मीद भी नहीं रख सकते। ओके, ये जो कोलबर्ग की पूरी थ्योरी है मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो जो 3 लेवल मैंने आपको बताए थे, और 3 लेवल के अंदर जो 6 स्टेजेस बताई थी, ठीक है, उन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये क्वेश्चन इसके अंदर इस तरीके से आ जाएंगे कि एक लड़की है, वो ट्रैफिक का जो नियम का पालन इसलिए करती है कि ट्रैफिक जो है ये सोसाइटी के बनाए हुए कानून है और हमें इनका पालन करना चाहिए। तो वो बच्ची कोलबर्ग के हिसाब से कौन सी लेवल के ऊपर है, तो ऑप्शन रहेगा, उसका आंसर रहेगा कन्वेंशनल लेवल। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक लड़का अपने पापा की हेल्प करता है और ये उम्मीद करता है कि उसके पापा उसको अप्रूव करेंगे और या फिर उसे अच्छा बोलेंगे, गुड बॉय बोलेंगे, तो वो कौन सी स्टेज में है, तो वो गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज में है। ओके, ठीक है। या फिर अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून तैयार करी जो कि एक स्पेसिफिक लोगों के हक में नहीं है, तो फिर तमाम लोग वहाँ पर आने के बाद में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और उसे चेंज करने के लिए कहते हैं। तो ये मॉरल डेवलपमेंट का कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। आप वो जो चार्ट है उसको एक बार फिर से देखना, अच्छे से समझना, और इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं आपको इसकी वर्कशीट भी दूंगा। तो आप तमाम लोगों का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको पसंद आया होगा, आपको कोई हेल्प हुई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर करें। यह है माइटी पेन एकेडमी, मेरा नाम है शाहरुख शेख। आप सभी का थैंक यू।